नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं देश के दलित राजनीति की और विशेष रूप से बिहार के लिए संदर्भ में। इसलिए बिहार के संदर्भ में चूंकि बिहार के लिए यह चुनावी वर्ष है और लगातार राहुल गांधी की राजनीतिक गतिविधियों का बिहार एक केंद्र बना हुआ है। जब विगत दिनों राहुल गांधी बिहार के दौरे पर थे, बिहार के दौरे पर जो दरभंगा का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में हमने देखा कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने वहां कल्याण छात्रावास के कार्यक्रम में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो लेकर और जिस प्रकार से दलित छात्रों के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है, उससे एक ये चीजें निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी बिहार के चुनाव में कहीं ना कहीं दलित कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं। उनका ये प्रयास कोई नया प्रयास नहीं है। अगर हम याद करें तो विगत 2024 के पिछले वर्ष जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, इस लोकसभा के चुनाव के दौरान भी अगर आप देखें तो गौर से, तो कांग्रेस पार्टी का मुख्य एजेंडा ही था दलित। क्यों मैं कह रहा हूं, आप याद कीजिए, संविधान खतरे में है और संविधान जब खतरे में है तो इस मुद्दे को राहुल गांधी ने जोड़ा था बाबा साहब अंबेडकर के अपमान से। और पूरे देश भर में, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में एक तरह से पूरे पैन इंडिया कहेंगे आप कि भारतीय जनता पार्टी को दलित विरोधी साबित करने का लगातार प्रयास करते रहे और इस प्रयास में बहुत हद तक राहुल गांधी सफल भी रहे। क्योंकि अगर हम ये मान के चले कि जब बीजेपी 400 प्लस का नारा दे रही थी कि अब की बार 400 पार, तो अगर बीजेपी 400 नहीं, 400 की संभावना भी नहीं थी, किसी भी कीमत पर 400 बीजेपी नहीं पहुंच सकती थी। क्योंकि कारण है उसका कि कई राज्यों में, विशेषकर जो बड़े बड़े राज्य हैं जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ऐसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का अभी तक प्रेजेंस नहीं बन सका है जिससे कि 400 के आखिरी तक बीजेपी पहुंच सके। खैर, लेकिन 240 भी नहीं होता, बहुमत तो निश्चित मिलना था बीजेपी को। जिस प्रकार का एक नैरेटिव देश के अंदर चल रहा था, तो बीजेपी अगर 240 सीटों पे ही आके अटक गई तो इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर काम किया वो मेरे अनुसार तो यही फैक्टर काम किया कि संविधान खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है और संविधान को भारतीय जनता पार्टी ने दलित और संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जोड़कर जो राजनीति करने का प्रयास किया, इस राजनीति में पूरा का पूरा इंडिया अलायंस के लोग भी इनके साथ रहे। ठीक है, इसका लाभ जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी मिला और विपक्ष को भी मिला। नरेंद्र मोदी की सरकार, बहुमत की सरकार इस बार नहीं रही, एनडीए की सरकार हुई, बीजेपी की सरकार नहीं बन सकी। इसमें इस मुद्दे की सबसे बड़ी भूमिका है। अब उसी मुद्दे को राहुल गांधी बिहार के चुनाव में भी आजमाने को प्रयासरत है। वैसे ये मुद्दा तुरंत अगर आप गौर करेंगे तो हरियाणा में नहीं चला, जहां हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव हुए। ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चला, जहां लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव हुए। लेकिन ये नारा क्या बिहार में चलेगा या नहीं चलेगा, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल क्यों है, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बिहार की जो एक राजनीति रही है आज तक, अगर हम देखें आजादी के बाद से अब तक, कभी भी भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पर यहां से बहुमत नहीं मिला है। नीतीश कुमार यहां बीजेपी के सहयोग में है, तो बिहार का जो अगर डेमोग्राफी भी देखेंगे अगर, तो यहां पर बिहार की धरती या तो कांग्रेस या फिर समाजवादियों के साथ रही है। अब तक मैं अगर कहूं कई अन्य राज्यों से, विशेषकर उत्तर भारत के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, ऐसे राज्यों में हिंदू समाज का आप कह सकते हैं कि हिंदूनाइजेशन ज्यादा हुआ है। यहां तक कि मैं दावे से कह सकता हूं कि बंगाल में जो हिंदू समाज है उसका हिंदूनाइजेशन बिहार के हिंदुओं की तुलना में ज्यादा हुआ है। ठीक है, आप वैसे बंगाल में अगर देखें तो सबसे ज्यादा बीजेपी के साथ अगर कोई समाज है अगर हिंदुओं में, तो वो वहां का दलित और पिछड़ा समाज ही है। बंगाल में ममता बनर्जी के साथ जो हिंदू हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या है, वहां पर जो सामान्य जाति के लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है ममता बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी के साथ बंगाल के ब्राह्मण, बंगाल के कास्ट, उनकी संख्या अधिक है। वहां के दलित और पिछड़े आबादी कंप्लीट उसका हिंदूनाइजेशन हो चुका है बंगाल में। वहीं उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि वो प्रक्रिया जो है बिहार की तुलना में बेहतर है, ज्यादा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये राज्य ऐसे हैं जहां पर कि हिंदू समाज में जितनी भी जातियां हैं सबका हिंदूकरण अधिक हुआ है,
तुलनात्मक रूप से बिहार का। बिहार आज भी जाति प्रधान राज्य रहा है वर्तमान में भी, इसीलिए यहां पर वो बीजेपी का जो रणनीति होती है उसको तुरंत तत्काल सफलता मिलने की संभावना कम है। इसीलिए बीजेपी अपने अन्य सहयोगियों पर निर्भर है। आज भी बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं कर पाई है। तो सवाल ये उठ रहा है बिहार की राजनीति और बिहार के चुनाव के संदर्भ में, जो कि अक्टूबर महीने में होना है, सवाल ये उठ रहा है मित्रों कि क्या अगर राहुल गांधी का ये एजेंडा बिहार में, जिस प्रकार से संविधान की कॉपी लेकर उन्होंने दरभंगा में कार्यक्रम किया, जिस प्रकार से दलित के मुद्दे को उठाया, और साथ ही आपको मैं जानकारी के लिए बताऊं कि कन्हैया कुमार का यात्रा नंबर 2 शुरू हो रहा है और इस यात्रा का नाम ही रखा गया है न्याय संवाद यात्रा। न्याय मतलब किसके लिए? सामाजिक न्याय की बात हो रही है। वो शब्द वहां से जो चालाकी से कांग्रेस ने हटा लिया, लेकिन कन्हैया कुमार की जो योजना है और जो राहुल गांधी की रणनीति है उसमें वो केवल और केवल जाति की ही बात करने वाले हैं। और ये सवाल तो लगातार राहुल गांधी को अगर हम गौर से देखें तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही राहुल, जब से वो एलओपी बने, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन द पार्लियामेंट बने, तब से लगातार राहुल गांधी जातीय जो विषमता है भारत के अंदर उस पर ही फोकस्ड होकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। और कुछ इस प्रकार के जो जिसे हम कहते हैं ना कि दलितवादी राजनीति से जुड़े हुए जो चेहरे हैं देश भर में, वो सब राहुल गांधी से लगातार जुड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, जो सीपीआई, आपको याद होगा कि आज से 10-15 वर्ष पहले तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा आधार देश के, विशेष रूप से उत्तर भारत के कई राज्यों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, यहां तक पंजाब में भी एक आधार हुआ करता था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई सांसद चुने जाते थे, बिहार में 8 से 10 सांसद तक सीपीआई के चुने जाते थे। लेकिन अब वो जो आधार खत्म हुआ, वो सभी लोग भी जो वामपंथी विचारधारा के थे, सीपीआई को मानने वाले थे, यहां तक कि सीपीएम से संबंधित लोग भी, वो लोग जब इनका आधार यहां खत्म हुआ, बंगाल की भी बात कर सकता हूं मैं कि बंगाल में तो वैसे अधिकतर वामपंथी ममता बनर्जी के साथ चले गए, लेकिन कुछ राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के साथ भी है। तो ये जो एक माने कांग्रेस में जो इन लोगों के जाने के बाद जो दलित माइंडसेट की जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब के सब राहुल गांधी को ही आगे करके अपनी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम अगर नाम के लिए मैं बताऊं तो प्रोफेसर रतन लाल का आप नाम ले सकते हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी है और दलित मुद्दों पर काफी ज्यादा मुखर है। तो ऐसे कई लोग हैं जो कि राहुल गांधी के साथ अब मंच भी शेयर करना शुरू कर दिया है। कम्युनिस्ट पार्टियों से जुड़ा हुआ नाम मैं बताऊं तो आप कन्हैया कुमार एक चेहरा ही नहीं है, बल्कि आप याद, मैं बताऊं आपको, बिहार में सीपीआई से जुड़े हुए, एआईएसएफ से जुड़े हुए, एआईवाईएफ से जुड़े हुए जितनी भी युवा और छात्रों की टोली थी, वो सब के सब कांग्रेस में चली गई कन्हैया कुमार के साथ ही। बिहार में अब सीपीआई के पास कुछ नहीं बचा है। तो ये तो सच्चाई है। तो ये सभी लोग एक ऐसा नैरेटिव जो गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दलित मुद्दों को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। तो क्या सवाल नंबर 1 यही है हमारा कि क्या इसका लाभ राहुल गांधी को मिलेगा? नंबर 1। नंबर 2, इसलिए ये ज्यादा महत्व रखता है बिहार में, क्योंकि बिहार में दलित समाज के जो चेहरे हैं, जो अब तक राजनीतिक चेहरे हैं, उसमें नाम आता है चिराग पासवान का। और चिराग पासवान के पास विरासत है उनके पिता का, रामविलास पासवान। याद कीजिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान दलितों के बिहार में कम से कम मैं कह सकता हूं कि बाबू जगजीवन राम के बाद सबसे बड़ा चेहरा जो है बिहार की राजनीति का रहे हैं। उसके अलावा इतना ही नहीं, पोस्ट मंडल में यहां पोस्ट मंडल जो राजनीति रही बिहार के अंदर, उसमें रामविलास पासवान न केवल दलितों के बल्कि पिछड़ी जातियों में भी एक स्वीकार्य चेहरा रहे। न केवल पिछड़ों में, साथ साथ मुसलमानों में भी। आपको याद होगा 2005 के विधानसभा चुनाव में तो रामविलास पासवान ने मुसलमान मुख्यमंत्री का नारा ही दिया था। तो एक तरफ रामविलास पासवान और उनकी विरासत है, जिस विरासत को चिराग पासवान संभाल रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान के होते हुए क्या उसके बाद एक पूर्व मुख्यमंत्री है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी अब उनका अपना पार्टी है, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा। कभी वो राजद के साथ गठबंधन करते हैं, कभी बीजेपी के साथ। वर्तमान में वो बीजेपी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार में मंत्री भी है। तो क्या जीतन राम मांझी
चिराग पासवान के होते हुए इतना ही नहीं, दलित समाज से जुड़े हुए कई बड़े चेहरे बीजेपी में भी है। जैसे अगर बिहार सरकार में मंत्री की बात करूं तो जनक राम है मंत्री, जो कि दलित समाज से आते हैं, ठीक है। उसके अलावा बीजेपी में पासवान समाज से एक बड़ा चेहरा संजय पासवान और फिर उनके पुत्र गुरु प्रकाश पासवान का है, ठीक है। इतना ही नहीं, फिर बीजेपी में जो वाल्मीकि समाज है, उसी समाज से, जिस समाज से जनक राम आते हैं, उसी समाज से सत्यदेव नारायण आर्य एक बड़े चेहरा रहे हैं, जो कि गवर्नर भी रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। तो इतने, उसके अलावा जदयू में भी चलिए, जदयू में भी कई चेहरे ऐसे हैं, महेश्वर हजारी हैं, अशोक चौधरी हैं। अशोक चौधरी पासी जाति से आते हैं और उनकी अशोक चौधरी की पुत्री शांभवी चौधरी बिहार की सबसे युवा सांसद है, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद हैं। तो इन सब चेहरों के रहते हुए क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दलित वोट बैंक को साध पाएंगे बिहार में? सवाल सबसे बड़ा यह है। सवाल, अगर राहुल गांधी साध पाते हैं अगर दलित वोट बैंक को, अगर, तो फिर चिराग पासवान का क्या होगा? इसका मतलब चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अशोक चौधरी, महेश्वर हजारी, जनक राम, सत्यदेव नारायण आर्य, संजय पासवान, गुरु प्रकाश पासवान, ऐसे चेहरों को छोड़कर क्या बिहार का दलित समाज, आप याद रखिए, बिहार के दलित भी जाति में बटे हुए हैं। दलित के नाम पर कोई एकजुट नहीं है अभी भी, अभी वर्तमान में। पहले एक समय हुआ करता था जब जगजीवन राम के समय में, या फिर नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग जो दलित को बांटने वाला था, उससे पहले रामविलास पासवान और स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम दलितों के एक छत्र नेता हम कह सकते हैं उन लोगों को। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हर जाति के अपने अपने छत्रप है। तो इन परिस्थितियों में क्या सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी दलित राजनीति को कांग्रेस पार्टी के हित में साध पाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। यह सवाल पर शक, आप कहेंगे शक क्यों हो रहा है? शक इसलिए हो रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी के इससे पहले के इतिहास को अगर देखा जाए, 1947 से लेकर आज तक की राजनीति को, तो बिहार में दलित और पिछड़ों की राजनीति का जन्म ही हुआ था कांग्रेसवाद के खिलाफ। मतलब कांग्रेसवाद मतलब सवर्णवाद हुआ करता था, कांग्रेसवाद मतलब सामंतवाद हुआ करता था। कांग्रेस में ऐसा नहीं था कि पिछड़ी जातियों के नेता नहीं हुआ करते थे, कांग्रेस में पिछड़ी जातियों के भी नेता हुआ करते थे। लेकिन उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, कांग्रेस में पिछड़ों दलितों के भी प्रतिनिधि हुआ करते थे, लेकिन दलितों और पिछड़ी जाति के लोगों को कांग्रेस में कितना सम्मान मिला उसको समझने के लिए एक उदाहरण काफी होगा कि 1947 से लेकर 1990 तक, मार्च 1990 तक, जब तक कांग्रेस ने बिहार में शासन किया, तब तक जितने भी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्गों से बनाया, सबको मिलाकर भी उनका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं पूरेगा। कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज से जितने भी मुख्यमंत्री बनाए उनका कार्यकाल देख लीजिए, 2 वर्ष भी नहीं पूरा होगा बिहार में, ठीक है। तो फिर जब आप 47 से लेकर 90 के बीच में, मतलब 47, 3, 50, 40, 90, 43 वर्षों के अंदर, 43 वर्षों में लगभग आपने 37 वर्ष तक शासन किया बिहार में, और इस 36 वर्षों के अंदर 6 वर्ष भी आपने किसी पूरे दलित और पिछड़ों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। यही केवल बिहार की बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में भी अगर 1947 से लेकर 1990 तक का इतिहास अगर कांग्रेस का कोई पलट कर देख ले, तो कितने दिन तक वहां दलित कोई मुख्यमंत्री रहा, कितना दिन कोई पिछड़ा व्यक्ति पिछड़े वर्गों का मुख्यमंत्री रहा, अगर इतिहास निकाल कर देखे तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी क्या दलित समाज से इतना जुड़ पाई है जो कांग्रेस और की बातों पर, राहुल गांधी की बातों पर दलित समाज के लोग भरोसा करेंगे, और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को छोड़कर, अशोक चौधरी को छोड़कर, जनक चमार को छोड़कर, सत्यदेव नारायण आर्य, संजय पासवान और महेश्वर हजारी को छोड़कर राहुल गांधी की बात पर हाथ पर मुहर लगाने को तैयार होंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब आने वाला सबसे पहले हमारा बिहार विधानसभा चुनाव ही देगा।
आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।